आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित बनने वाली वन लाइनर प्रश्नों के बारे में। आपका कीमती समय जाया करते हुए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। राजतरंगिणी के द्वारा ही प्राचीन भारत के इतिहास के सर्वप्रथम वास्तविक पुस्तक के रूप में इसको माना जाता है और प्राचीन इतिहास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के के नाम से जाने जाते थे। आहत सिक्के कहलाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र के नाम से सिक्कों के अध्ययन को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य एवं विदेशी विवरण, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के द्वारा ही भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जोसेफ प्रिंस जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिसेप ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? यहाँ पे करता ऐसे लिखा होना चाहिए, एडिटिंग में गलती हुआ है। तो भारत के प्राचीनतम वेदों के जो संकलन करता है वह है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को प्राचीनतम वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? अर्थात प्री हिस्टोरिक इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखी गई है। ये स्टुअर्ट पिगट की कृति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्री अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इनटू शब्द का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतवर्षम नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्षम नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास ये बी ए स्मिथ ने तैयार किया था। बी एस स्मिथ ने ही प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास को तैयार किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण के माध्यम से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ये कल्पसूत्र ग्रंथ से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण ये आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण के द्वारा आंध्र सतवाहन वंश के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है उससे मौर्य वंश से संबंधित सम्राटों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश विष्णु पुराण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएँ से बाएँ ओर लिखा जाता है। इधर से शुरू किया जाता है और लिखा जाता है, दाएँ से बाईं ओर लिखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश के बारे में ये गुप्त वंश के विषय में नारद स्मृति से पता चलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। शुंग काल के बारे में जानकारी मनुस्मृति से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरालेख विद्या से शिलालेखों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना गया है। डार्विन पूरा अवशेष के महानतम अन्वेषक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। रेहला के नाम से इबन बतूता की यात्रा वृत्तांत को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हेनसांग को नालंदा विश्वविद्यालय में प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री शासक से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन शासक से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। विजयसेन के बारे में जानकारी देवपाड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त के बारे में भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन सी युकी नामक पुस्तक में किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद किसकी रचना है, या इसकी रचना किसने की है? तो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अलबेरूनी ने की है। अलबेरूनी के द्वारा ही किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत में किसके दरबार में आया था? तो मोरक्को देश का जो यात्री है इबन बतूता, वह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को यात्री इबन बतूता को किस पद पर नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को यात्री इबन बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंतजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पंतजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक महाभाष्य
से शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त ने एरन अभिलेख को कब प्रकाशित कराया था, कब बनवाया था? तो ये 510 ईस्वी में, अर्थात 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य का पता चलता है।